welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. In every system also there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome esteemed guest in our studios today, Sameer Bakre Saab from the Bharatiya Janata Party. Sameer Bakre Saab, welcome to the show. Namaskar. Namaskar, thank you so much. We welcome Asif Faruqi Saab from the Indian National Congress. Asif Faruqi Saab, welcome, namaskar, welcome to the show. Namaskar. Ramzan Mubarak, you come the first time during the season of Ramzan. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. And Sushil Vyasji, the veteran. Sushil Vyas Saab, namaskar, welcome to the show, namaskar. Sir. Fantastic to see you on board. We'll start with you, Asif Faruqi Saab. Asif Faruqi Saab, Modi ji, sabka saath, sabka vikas. Sabka saath, sabka vikas. सौगात ए मोदी, सौगात है मोदी। मोदी जी 32 लाख मुसलमान गरीबों को एक बैग दे रहा है, एक किट दे रहा है, जिसमें उनके तरफ से एक सौगात है रमजान के लिए। ये आउटरीच आप किस प्रकार से देखते हो आसिफ फारूकी से? पहले भी हमने चर्चा किया था, मोदी जी ने सूफीज्म का बहुत तारीफ किया था। आज सौगात ए मोदी जी, सौगात ए मोदी, 32 लाख मुसलमान गरीब को बैग देंगे, किट। आसिफ फारूकी साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कोई भी अच्छी चीज़ को कोई ख़राब नहीं बोल सकता है, और चाहे वो हिंदू को मिले या मुसलमान को मिले, इस देशवासी को जब तक मिल रही है, और वो भी हमारे मोहतरम हरदिल अजीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथों से मिल रही है, उनकी तरफ से मिल रही है, तो इसका वेलकम करते हैं। लेकिन जब पूरे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं इसको कि मुसलमान को मिल रही है और हिंदू को मिल रही है, और क्यों मिल रही है और कैसे मिल रही है, और दूसरी तरफ जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, तो हमको इसमें बड़ा अफसोस नज़र आता है, और ये सब चीज़ें बेकार नज़र आती हैं। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान हो के देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको इस मुल्क की एकता, अखंडता और इसकी सालमियत, यानी इसकी हिफाजत और इसको एक जहती के तौर पे रहने का पहला मुद्दा होना चाहिए, और उसमें इस किस्म की छोटी छोटी बातों का उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। मुझको लगता है कि ये छोटी चीज़ें करके हम बड़े बड़े मुद्दों को अपने हाथ से निकलने दे रहे हैं, जिसका आगे आने वाले दिनों में इस मुल्क की सालमियत को, इस मुल्क की एक जहती को, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत ही नुकसान पहुँचने वाला है। और ये बड़ा ही सोचने और विचार करने वाला है, न सिर्फ मेरे जैसी थॉट प्रोसेस वालों को, बल्कि मैं वेलकम करता हूँ समीर जी को और सुशील व्यास जी को, कि इनकी भी जो थॉट प्रोसेस होगी, वो लोग अपने इस थॉट प्रोसेस में मुल्क की एक जहती गंगा जमुनी तहजीब को एक साथ रखना पसंद करेंगे। भले वो मुझसे दूसरे मुद्दों पे अलग हों, लेकिन मुझको पूरा यकीन है कि वो इस मुल्क की अखंडता, एकता को अपने से आगे रखना चाहेंगे, और हम सब उसमें साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें करके और उसकी भुला के हम दूसरी बातों को अलग कर दें, इसका नुकसान पहुंचने वाला है। मैं यही उस पर बोलना चाहता था। वेलकम टू समीर बाकरे साहब। समीर बाकरे साहब फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ मोदी जी, सौगात है मोदी, सौगात है मोदी जी, मुस्लिम आउटरीच एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान के घरों को तोड़ रहे हैं। नागपुर रॉयट अक्यूज फहीम खान के घर को डिमोलिश कर दिया। यूसुफ शेख वही के नागपुर के बगल में, यू आल्सो फ्रॉम नागपुर बाकरे साहब। एक तरफ डिमोलिशन हो रहा है, एक सौगात ए मोदी जी जा रहा है, 32 लाख गरीब कम्युनिटी के लोगों को मोदी जी की तरफ से पेशकश भी हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट? इज द मुस्लिम कम्युनिटी गोइंग टू बिलीव यू, बाकरे साहब? देखिए, मोदी जी ने 2014 से लेके भी उन्होंने अपनी स्पीच दी है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने यही बोला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो आज मुझे बताइए, मोदी जी की कौन सी योजना जो है वो धर्म के आधार पर दी गई है? क्या आवास को धर्म के आधार पर आवंटित किया गया? क्या उज्ज्वला योजना धर्म के आधार पर दी गई? क्या कोई भी मोदी सरकार की जो योजना है किसी धर्म विशेष के खिलाफ जाके की गई है क्या? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता मोदी जी ने कोई भी मतलब ऐसा पार्शियलिटी की हो कोई भी सरकारी योजना की इसमें।
जहां तक बात है, जो भी अभी जो आपने बोला है, तो वो एक स्वागतार्ह कदम है कि ये गरीब आदमी को मिलना ही चाहिए। जैसे गरीब कल्याण में भी 80 करोड़ लोगों को हम गरीब कल्याण में जो इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें तो मुसलमान भाई भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा तो पहला ऐसा पॉइंट है कि जब भी मोदी सरकार ने देश के हित की बात की है, तो देश का हित सिर्फ एक समाज या एक रिलीजन का हित नहीं होता। देश का हित बोले तो समाज के हर वर्ग का हित है। तो ये हमारा तो एकदम क्लियर स्टैंड है। दूसरा, आप बताए 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 कि जैसे जो नागपुर में दंगे की बात कर रहे हैं, देखिए नागपुर में मैं रहता हूँ कि सालों से हम लोग मुसलमान हिंदू साथ में रह रहे हैं और ऐसा कोई तकलीफ वाला इशू नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि देश में जब शांति का माहौल चल रहा है, तो कोई ना कोई विघटनकारी ताकतें जो है, वो हो सकता है विदेश से भी कोई उसमें ऑपरेट कर रहा हो या अपने देश के कुछ लोग हो, ये डिस्टर्ब करना चाह रहे। तो अब मत मुझे बताइए कि इस तरीके से हम हिंदू मुसलमान नहीं देख सकते। जो फहीम खान था, जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया, 4-4 डीसीपी को इंजोर्ड किया, महिला पुलिस पे मतलब कपड़े फाड़ने तक की इन लोगों की हिम्मत हो गई, तो उसकी तो आरती नहीं उतार सकते ना भाई साहब। उसके लिए तो सख्त से सख्त कानून करना पड़ेगा। और ये जो कानून है, वो तो कोर्ट के सामने जाके सबको पेश किया गया, कोर्ट ने उनको कस्टडी दी है। तो मेरा हिसाब से जो भारतीय मुसलमान है, वो हमेशा से मतलब उनको कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमारे सबसे जो रोल मॉडल है, मेरे भी पर्सनल रोल मॉडल है डॉक्टर अब्दुल कलाम। आज इससे इनसे तो बड़ा कोई रोल मॉडल अपने देश में नहीं है। एक गरीब परिवार से आके एक मिसाइल साइंटिस्ट बनना और उसके बाद राष्ट्रपति बनना, और राष्ट्रपति के रोल में उन्होंने जो काम किया है, आज तक के जो भी राष्ट्रपति उनमें मतलब टॉप 5 में आते होंगे मेरे हिसाब से। तो ऐसे व्यक्ति को अगर रोल मॉडल बनाए नहीं बनाएंगे, और आप ओवैसी ब्रदर्स हो, अबू आजमी हो, कांग्रेस का जो कौन शेख मसूद हो या जो भी है, तो ऐसे लोगों को अगर आप रोल मॉडल बनाना चाहेंगे, तो लोग गलत फहमी में आके मुस्लिम समाज का नुकसान हो रहा है। जैसे काफी बार ये देखा जाता है कि मुस्लिम समाज को भड़का के, बीजेपी के खिलाफ भड़का के, डरा के वोटिंग किया जाता था कि नहीं आप ही आएंगे। तो आप मुझे बताइए, 2014 के बाद तो सबसे ज्यादा शांति है, सबसे कम दंगे हुए हैं कभी भी जो आज तक की रेजिम में। इसके पहले तो दंगे गुजरात में होते थे, पूरे हिंदुस्तान में होते थे, उत्तर प्रदेश में होते थे, महाराष्ट्र में कितने दंगे हुए। तो जब शांति का माहौल है, सबको प्रोग्रेस मिल रहा है, सब मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, समाज के हर वर्ग के पास प्रोग्रेस मिल रहा है। आप मुझे बताइए, 11वीं अर्थव्यवस्था से अपन 5वीं अर्थव्यवस्था हुए, अब तीसरी की तरफ जा रहे हैं। जो जीडीपी है लगातार बढ़ रहा है। आपको इकोनॉमिक रिपोर्ट्स देखेंगे, महाराष्ट्र में एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है, नागपुर में इतनी ग्रोथ हो रही है, मुंबई, पुणे। तो ये कोई एक समाज के लिए ग्रोथ नहीं हो रही है, समाज के हर वर्ग के लिए हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को भी ये देखना चाहिए कि जो गलत लोग उनका लीडरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको लीडर ना माने। मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम समाज को क्रेडिबल लीडरशिप की सख्त जरूरत है। और मैं मेरे मित्र आज आसिफ साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे लोग जो है, जैसा आपने बात करते हो, जो आप मतलब समझ में आया कि एक गहराई है आपके बात में, तो ऐसे लोग अगर ऊपर आएंगे तो मुस्लिम समाज का नेतृत्व तो अच्छे से कर सकते हैं। ना कि ओवैसी जैसे हो या कोई अबू आजमी जैसे लोग हो, जो समाज को सिर्फ भड़काने में लगे हैं। तो आज अच्छे लोग अगर सामने आएंगे, तो मुस्लिम समाज का भी कल्याण होगा। मोदी जी के राज में, ना देवेंद्र जी के राज में किसी के साथ भेदभाव नहीं है। और बीजेपी की हमेशा से पॉलिसी रही है, अपीजमेंट टू नन, जस्टिस फॉर ऑल। तकलीफ कहाँ होती है? जब अपीजमेंट करने की बात होती है, जैसे बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है अपीजमेंट करने की बात। तो अगर आप सब नागरिकों को एक समान ट्रीट करेंगे, सब कायदे उनके लिए एक समान लगेंगे, तो किसको तकलीफ हो रही है? तो तकलीफ जब आती है जब एक एक धर्म को अलग तरीके से कुछ देना चाह रहे। तो आज जैसे कर्नाटक में देखिए, मुस्लिम समाज को कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप में 4% का आरक्षण देने की बात हो रही है। अब जो संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में ही प्रोविजन नहीं है, आप उसके खिलाफ जाके कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में आरोप लगाया कि ये संविधान बदलना चाह रहे। अरे आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब जो है, जो कर्नाटक के, उन्होंने खुद ओपनली बोला है कि हो सकता है कुछ जजमेंट्स आए और संविधान बदल जाए। तो इस तरीके से नहीं होगा इस देश में। सब नागरिकों का सम्मान हम करते हैं, और मुस्लिम समाज भी एक बड़ा घटक है भारत के इतिहास में। और इनके हमारे कई मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो एक मिसाल के तौर पर है। आरिफ मोहम्मद खान है, जो केरला के गवर्नर हुआ करते थे, उनका जो नॉलेज देखिए आप, इस्लाम के बारे में हो, कुरान के बारे में हो, उनकी बातें सुनिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी ये चाहिए कि अच्छे लोगों को सामने लाए और मुस्लिम समाज को भी एक क्रेडिबल लीडरशिप दी जाए।
आसिफ फारूकी साहब, आपका तारीफ हो गया बाकरे साहब की तरफ से भारतीय जनता पार्टी। विल कम टू सुशील व्यास जी। सुशील व्यास जी, फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, इट कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। एक मोदी जी के आउटरीच, एकनाथ शिंदे जी के आउटरीच टुवर्ड्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी, इन रिटर्न एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि एक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, जिस प्रकार से एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ से इंसल्ट करना, व्यास जी, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्यास जी। नामबियार जी नमस्कार। नमस्कार। आप शायद कामरा वाली बात को लेकर के मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं समीर भाई से सहमत हूं जब उन्होंने कहा, और मेरे कांग्रेस के मेरे साथी उन्होंने भी यही कहा कि देश एक रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, विकसित रहना चाहिए, विकास की तरफ उन्मुख रहना चाहिए। और जब सबकी भावना यही है तब हमको सबसे पहले सोचना होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ और हैं, उसके बाद राजनीतिक दल में किस विचारधारा से जुड़े हैं, वो तीसरे चौथे नंबर पे आती है। तो निश्चिंत रहिए कि मैं और मेरा एक एक शिव सैनिक सबसे पहले भारतीय अपने आप को मानता है और इसलिए अपने आप को गौरवान्वित समझता है। और इस देश को शांत और विकसित बनाए रखने के लिए जो कुछ भी योगदान हमारे सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक एक शिव सैनिक दे सकता है, वो देगा। अब आप जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 भारत के संविधान के तहत 19 अनुच्छेद में आज बड़ी चर्चा उस चीज की है कि हमें बोल गए तो हमें क्या बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। निश्चित इस देश में बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। There are fundamental duties also. If you are claiming fundamental rights under Article 19, there are few articles later on in the same constitution that which gives you directives about fundamental duties also. अगर हम अधिकारों की तो बात करते हैं, उन कर्तव्यों के बारे में भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य इस देश को शांत रखने का, एक रखने का और आपस के भाईचारे का व्यवहार बनाए रखने का भी है। उसको भूल करके हम मनमाना अनाप शनाप कोई बात कह लेते हैं। अब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं कि विचारों के हमको एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर आल्सो देयर। दिस रीजनेबल वर्ड इज अ लीगल वर्ड, जो हमारी संविधान की किताब में आपको कहीं कहीं किसी अनुच्छेद में मिल जाएगा। क्या जो संभावित जिस व्यक्ति के बारे में आप मेरी तरफ इंगित करके कहना चाह रहे थे, क्या उस आदमी ने उस पर ध्यान रखा? क्या किसी को गाली गलौज करना ये संविधान में दी गई आपकी आजादी के तहत है? क्या किसी को अपमानित करने के लिए सार्वजनिक रूप से कोई पैरोडी के रूप में गाना बना करके समाज के अंदर शांति व्यवस्था जो है उसको भंग करने का प्रयास करना, क्या ये स्वतंत्रता के अंदर आता है? और जिस व्यक्ति के बारे में आप कहना चाहते हो उसने अपने आप को साबित किया है अभी 4 महीने पहले। ये एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में 4 महीने पहले का महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आज की तारीख में उप मुख्यमंत्री हैं। ये प्रजातंत्र की ब्यूटी है कि संख्या के रहते कोई किसी दल को कभी बहुमत में संख्या ज्यादा है तो उनका मुख्यमंत्री होगा, कभी हमारा उप मुख्यमंत्री। पहले हम मुख्यमंत्री थे, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री है। लेकिन हमारी एक संगता है, हमारी एक यूनिटी है, हमारा एक युति है और वो मजबूती से महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रही थी। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का हमें प्यार और मोहब्बत मिला। एक मैसिव मैंडेट आउट ऑफ 288 235 सीट्स हम लोग जीत के आए। और वो दिखाता है कि ये वर्तमान जो हमारा युति है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ राव जी शिंदे और अजित पवार जी की तीनों दलों मिलके एक बड़ी तादमक्या के साथ एक टीम वर्क के रूप में कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जनता को बहुत तेजी से आगे की तरफ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, अन्य विकास हो, कल्याणकारी योजना हो, वो हम उसको लागू कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं। और वैसे माहौल को कोई खराब करने की कोशिश करे, निश्चित रूप से अब जो कहना चाह रहे हो कि विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता को एक्सप्रेशन अगर कोई समाज में सरोकार बढ़ाने के लिए, भाईचारे को खराब करने के लिए, शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए कहता है, तो नामबियार जी एक आर्टिकल, एक सेक्शन है 352 भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू की गई, नई क्रिमिनल आईपीसी को रिप्लेस करके बनाई गई जो एक्ट है, उसमें है कि अगर कोई भी समाज में शांति व्यवस्था और भाईचारे को खराब करने के उद्देश्य से कोई बात करता है या कोई
चीज इश्यू करता है या कोई आर्टिकल बनाता है या कोई चीज इस तरह के चित्रों के रूप में प्रदर्शित करता है, तो निश्चित रूप से वो उस 352 के बीएनएस के दायरे में आता है और वो सजा का पात्र है। और वो हुआ है। दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ। और हुआ तो आप जानते हैं शिवसेना का इतिहास रहा है कि हम हमारे स्वाभिमान से कम किसी को मानते नहीं और उससे ऊपर भी किसी को समझते नहीं। यही हमारी सीख हमारे संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने एक एक शिवसैनिक को दी है कि देश के हित में काम करो, समाज के हित में काम करो, लेकिन आपके स्वाभिमान पे अगर कोई आपके शरीर पे आए तो उसको छोड़ो मत। हम छेड़ते नहीं, लेकिन हमको किसी ने छेड़ दिया तो हम उसको छोड़ते नहीं, लेकिन वो भी उस समय भी ध्यान रखते हैं कि भारतीय संविधान की 4 दीवारी के अंदर रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखते हुए हम उसका प्रतिकार किस तरह से करें। यही हुआ है। नामबिहार जी, मैं चाहता हूँ you're justifying violence. Vyansi, you are a lawyer yourself. Freedom of speech, expression, and you are also justifying violence. ये दोनों एक साथ कैसे? आपने मेरा लास्ट 2 सेंटेंस नहीं सुना। भारत के संविधान की 4 दीवारी के अंदर आत्मरक्षा करना, आप भी वकील हैं और आप जानते हैं कि आत्मरक्षा कानून के अंतर्गत भी जस्टिफाई है। और गाली गलौज करना वो भी एक तरह का हमला है। मेरे पे हमला हुआ तो मैं अपना डिफेंस नहीं करूं? मेरा ये तरीका है डिफेंस करने का। वो भी करते समय मैंने बहुत स्पष्ट कहा, भारत के संविधान की 4 दीवारी के अंदर रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करते हुए मैं अपने ऊपर किए हुए हमले का तरीका कोई भी हो सकता है। ये जो कामरान ने हमको अपमानित करके गलत भाषा यूज करके किया, वो भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट लविंग पर्सन के ऊपर हमला है और उसका हमने डिफेंस किया है। हाँ, अपने ऊपर हुए हमले को डिफेंस करना, ये भारत का संविधान भी हमको जस्टिफाई करता है। आसिफ फारूकी साहब, ये इंसल्ट कहां खत्म होता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच? एक मिनट, मोदी साहब चाय वाले से प्रधानमंत्री बने, पूरे दुनिया तारीफ करते हैं। ऑटो रिक्शा चला के एकनाथ शिंदे रात को मेहनत करके ऑटो रिक्शा चलाने और चीफ मिनिस्टर पहुंच जाते, पूरे देश और दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। आप इन लोगों का इंसल्ट कर रहे हो आसिफ फारूकी साहब, और आप उनको सपोर्ट करते हो। फारूकी साहब, नहीं सर, आपको गलत फहमी है। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो संविधान के दायरे में रह के होना चाहिए। जिस तरीके का व्यवहार पहले तो कुणाल कामरा ने अगर कोई ऐसी बात कही थी तो संविधान आपको पूरी इजाज़त देता था और आप संविधान में रह के उसकी पूरी छानबीन करते और जो भी कानून के दायरे में रह के जो भी उसके ऊपर कानून बोलता वो करना चाहिए था। लेकिन जाके वो तोड़ फोड़ कर देना, गिरा देना, कुर्सियाँ मार देना, कुछ लोगों को मारपीट कर देना, हम उसके बहुत ही खिलाफ हैं। और अगर आपको याद हो, इस किस्म की स्टैंड अप कॉमेडीज़ जो है पहले भी होते आई है और बड़े से बड़े लीडरों के साथ भी हैं। मुझको याद है 2010 में नेशनल टीवी पे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के बारे में भी लाइव टेलीकास्ट किया था। यहाँ तो इसने ज़ुबान से किया है, वहाँ एक्ट करके वो किया था और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसको लोगों ने एक अपने तरीके पे हंसी मजाक के अंदर किया और मुझको लगता है कोई कमी नेताओं के अंदर अगर रही होगी खुदा न खास्ता, तो उन्होंने उस चीज़ को एक अंडरस्टैंडिंग की कि भाई पब्लिक को ये चीज़ पसंद है या पब्लिक को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो मुझको लगता है कि अगर उनकी कुछ गलतियाँ रही हों तो उसको भी सुधार करने का उनको मौका मिलता है। और इस किस्म के सटायर से जो कि कानून के दायरे में रह के की जाती है, उससे सोसाइटी के अंदर एक अपलिफ्टमेंट होता है, उसकी कल्चरल अपलिफ्टमेंट है उसको कहिए, और वो ग्रो होती है सोसाइटी ताकि वो समझ सके और एक राब्ता बनता है कि किस लाइन पे पब्लिक जा रही है, क्या सोच रही है। मैं एक शेर आपके सामने पढ़ूंगा, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है खल्क़ खाक इस दुनिया की गायबाना क्या। यानी तेरी दुनिया तेरे पीछे क्या बोलती है वो सुन। और मुझको लगता है कि ये एक तरीक़ा था, छोटे से कमरे के अंदर कुछ लोग इस तरीके से अपना हंसी मजाक कर लेते हैं और अपनी बातें लाके बोल जाते हैं। तो इतना बड़ा उसको फसाद करना और कानून अपने हाथ में ले लेना, हम उसके भी बहुत खिलाफ है सर। फारूकी साहब, एक छोटा सा, कंगना रनौत आप ही के वक्त पर थे जो उनके घर तोड़ दिया, उनके ऑफिस को तोड़ दिए,
उद्धव जी थे, आप भी मंत्री पद मीन्स पूरे कांग्रेस साथ में था एमबीए, तो तभी भी तो वायलेशन हुआ था सर फारूकी साहब। जी नहीं, अगर ऐसा आप करेंगे तो उस वक्त उद्धव ठाकरे जी ने, जिस जमाने में बाल ठाकरे जी का एक के उनकी जाने के बाद एक कॉलेज की लड़की ने छोटा सा एक हंगामा कर दिया था और उसको रातों रात जो है पालघर की, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसको अरेस्ट करवा दिया था और पुलिस ने उसके ऊपर रातों रात उठा लिया था और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो मैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, मुझको लगता है कि टॉलरेंस हम लोगों के अंदर आना चाहिए और इस किस्म के हंसी मजाक को पब्लिक लेवल पे ही ख़त्म कर देना चाहिए जहाँ पे हुई है, ना कि कानून को अपने हाथ में लेके मारपीट का जो इख्तियार किया है व्यास जी की पार्टी ने। मेरे ख्याल से आपको उस पर बड़ी निंदा करना चाहिए। और आप अगर देखेंगे तो कानूनी तौर पे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई थी जो कमरे के अंदर हुई थी, जो बातचीत के अंदर, हंसी मजाक के अंदर की जाती है, कि ये कोई मीडिया में आके कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। व्यास जी, जिस तरीके का आप लोगों ने कानून हाथ में ले लिया और अभी भी टीवी पे आके आप बोल रहे हैं कि हम इस किस्म के काम करेंगे, तो मैं इन सब चीज़ों से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मामलात और ख़राबी होंगे, अच्छे नहीं होंगे। हम लोग एक कल्चर्ड मुल्क में रहते हैं, हमारे वहाँ कायदे कानून है और ज़्यादातर पब्लिक इस कायदे कानून में बिलीव करती है। हम लोग बहुत रिलीजियस लोग हों, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सर, मैं जिन भी हिंदुओं को जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हिंदुओं को जानता हूँ, हम लोग यहीं पले बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं। हमने देखा है कि जितना रिलीजियस आदमी है बहुत ही समझदार और अच्छा होता है। ये जो थर्ड किस्म की आ गई है कि रिलीजन को सामने रख के, चाहे वो मुसलमान के अंदर हो चाहे किसी दूसरे कौम के अंदर, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। और हमको और आप सब लोगों को, जो हमारे इस टाइप से हैं, जो समझते हैं, जो समझदार हैं, उनको, ये फैनेटिक लोगों को रोकना पड़ेगा सर, वरना का पूरे आप विश्व में देख लीजिए कि हिंदुस्तान की तरह से कोई भी आबादी नहीं है। हम जिस तरीके के डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं, डिफरेंट कलर के रहते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस से रहते हैं, लेकिन बहुत ही एक बन के और एक सोच के रहते हैं। अभी मुझको समीर जी ने कहा कि मैं अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को मैं अपना वो मानता हूँ, तो मुझको बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने रिलीजन नहीं देखा, इन्होंने एक इंसान का जो अच्छा चरित्र है, अच्छे कार्य है, उनको देखा। हम भी इसी तरीके से मानते हैं सर। हम राम जी को तो अपना अवतार भी मानते हैं। आप लोगों को शायद ये मैं थोड़ा सा अलग बात करूँगा आज, क्योंकि हमारे अंदर 1,24,000 पैगंबर आए हैं। आप हम तो 2-4-10 को जानते हैं। 1 लाख हो सकता है कि राम जी हमारे एक अवतार हों, वो और हम उसमें बिलीव करते हैं और कुरान हमको वो बिलीव कराता है सर। मैं बहुत ज़्यादा एलॉबरेट इसमें नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत बड़ी चर्चा का वो है। तो हम तो अपने बच्चों को समझाते हैं कि जिस तरीके से आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो सकता है कि ये जो पास में 1,24,000 जो पैगंबर और आ चुके हैं, उनको भी हमको मानना है। राम जी उनमें से एक हो सकते हैं। आज जो हमारे सामने राम जी की तोड़ बड़ोड़ के चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग को लोग पेश करते हैं, तो वैसी ना हो, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जितना लोग गलत उनको गलत तरीके से पेश करते हैं। मैं बाकरे साहब के पास आता हूं। बाकरे साहब, आसिफ फारूकी साहब seems to be a very fine, a sane, leadership where the entire Congress is concerned. But सबकाल जी जिस प्रकार से आलोचना कर रहे थे फडणवीस जी का, तुगलकी रूल, बोले फडणवीस साहब के रूल तुगलकी है। उससे पहले कहा औरंगजेब और फडणवीस साहब का तो हमको इक्वेट कर सकते हैं। उनके बाद ही अलग अलग तरीके से इस प्रकार से कहना, हाउ डू यू सी दिस? इज द कांग्रेस ऑल डिवाइडेड? आई मीन, किस प्रकार से आप देखते हो? देखिए, पहले तो जैसा, सिंस वी आर हैविंग वेरी गुड डिस्कशन अबाउट एवरीथिंग, सो जो कुणाल कामरा जी का जो एपिसोड है उसमें मेरा कुछ विचार है। देखिए, कैसा होता है कि व्यंग और अभद्रता में अपने को फर्क करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी और किसी की मानहानि,
इसमें भी फर्क होता है। जैसा व्यास जी ने कहा कि द राइट ऑफ फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिफेमेशन ऑल्सो। सो आज मैं कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं उनसे बोलना चाहूंगा कि ये कोई एक कमरे में किया हुआ कोई मजाक नहीं था, ये मजाक डेलिबरेटली किया गया था कि एक रिस्पेक्टेड लीडर जो एकनाथ शिंदे जी है उनको इंसल्ट करने की साजिश थी। और एक कुणाल कामरा जी जो है ना, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और इनका कभी ये किसी को एयरक्राफ्ट में डिस्टर्ब करते हैं, कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे कमेंट करके उनको बदनाम करते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब को बदनाम करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम करते हैं। तो ये जो एक लेफ्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है जो कुणाल कामरा है। आप देखिए, जब कंगना रनौत जी का घर तोड़ा गया था तो संजय राउत के साथ बैठ के इन्होंने जो बुलडोजर का एक छोटा मॉडल लेके ये हंस रहे थे, ये जस्टिफाई कर रहे थे। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, समाज को भी ये समझना चाहिए कि जो मतलब असभ्य वर्तन है उसको व्यंग नहीं कहा जा सकता। आज अभी बीच में इंडियंस गॉट टैलेंट का जो कोई शो आया था तो उसपे पूरा देश एक तरफ हो गया था। तो वैसे ये कुणाल कामरा और इनको किस तरीके का राइट है, मतलब ये देखिए व्यंग जो है महाराष्ट्र में भी व्यास जी भी जानते होंगे और मेरे मित्र भी जानते होंगे आसिफ जी कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की हास्य यात्रा करके प्रोग्राम आता है जिसमें देवेंद्र जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, सबका मजाक उड़ाया जाता है और सब लोग सामने बैठ के हंसते हैं। तो एक व्यंग की सीमा होती है, जैसा राजू श्रीवास्तव जी करते थे या बाकी लोग करते हैं, तो व्यंग का एक ग्रेस होती है। व्यंग मतलब आप कोई गंदी बात करना, इसको व्यंग नहीं कहते। बिलो द बेल्ट बात करना, इसको व्यंग नहीं कहते। तो दिस इज ऑल क्रास मतलब नॉनसेंस विच इज बीइंग डिश्ड आउट इन द नेम ऑफ कॉमेडी। तो ये तो पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनसे कहना चाहूंगा कि दे शुड नॉट go for supporting कामरा। कामरा is the disease of this society। ये जो इकोसिस्टम चल रही है, जैसा उनका वीडियो आता है वैसे तुरंत ट्विटर्स पे उनके जो हैंडल्स है वो चालू करते हैं उसको मैग्नीफाई करना, फिर कुछ संपादक अपना एडिटोरियल लिखते हैं, फिर कुछ वकील लोग सामने आते हैं। तो ये जो चीज है ये समाज में, अगर देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का प्रोग्रेस हो रहा है, एफडीआई आ रही है, उद्योग आ रहे हैं, रोजगार हो रहा है, तो इनको ये नहीं चाहिए कि इस पर डिस्कशन करना है, इसको कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करके प्रोवोक करना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि दिस इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज अब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज मतलब वल्गर एंड व्हाट इज कॉमेडी। सो ये समाज को समझना पड़ेगा कि वल्गरिटी कैन नॉट बी अ कॉमेडी। कुणाल कामरा हमेशा से वल्गर रहे, मुझे तो ऐसा एक भी शो नहीं लगता कि हम लोग जो चार आज डिबेट पे उनके कोई भी जोक्स पे हम हंस सके। इट इज लाइक अ वेरी क्रास कॉमेडी विच इज नॉट इन लाइन विथ व्हाट अ कॉमेडी शुड बी। तो आप देखिए मतलब ये इस पे कामरा जी के ऊपर ये मेरा ओपिनियन था। आपने जो पॉइंट रेस किया, मैं थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि No, I'll first go to Vyas ji and I'll come back to you. Vyas ji, see, it went beyond. As बाकरे साहब कह रहे हैं कि it is stop. अभी next जो गाना है वो हम होंगे जिस प्रकार कंगाल, हम होंगे कंगाल। यानी कामयाबी जो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में, फडणवीस साहब महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का लहर ले रहे, हर चीज को उंगली उठाकर उस पे इंसल्ट एक पेश करना, विकसित भारत को इंसल्ट करना। व्यास जी ये कहां ना, एक राहुल गांधी, आपके आरोप है कि राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पे वो दिखे, तो ही इज अ पॉलिटिशियन, देन आइदर बी पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाट यू से। हाउ डू यू सी दैट व्यास साहब? नाम्बियार जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मेरे भाई फारूकी जी ने मुझे कुछ हिदायत दी थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा प्रत्युत्तर इसी तरह का होगा। मैंने कहा जिस तरह का थप्पड़ होगी वापस थप्पड़ उसी तरह की होगी। अगर कोई सटायर हो, कोई मजाक उड़ा, जैसे समीर जी ने कहा कोई हंसी मजाक का प्रोग्राम है, हम भी लाइटर मूड में देखते हैं, हम खुद तालियां बजाते, लेकिन कोई गलत इरादे से, गलत समय चूज करके और उस इरादे से कि हमारे कोई राजनीतिक हमको नुकसान पहुंचाना है, वो कोई चीज पब्लिक डोमेन में कहता है तो फिर उसको जवाब देना पड़ता है। और जवाब वो जिस भाषा में अगला समझेगा उसी भाषा में देना पड़ता है, क्योंकि वो किसके हाथ में खेल रहा है। इट इज नॉट कुणाल, इट इज समबडी जिसके हाथ में खेल रहा है उसको भी अरेस्ट कीजिए। फारूकी भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा ये तरीका नहीं है फारूकी भाई। आप जैसे समझदार आदमी ऐसी बात मैं डिबेट में बीच में नहीं बोलता है ना। बोले और
फिर यही एक हमारी जिम्मेदारी है। देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद आकर के पब्लिक डोमेन में कहा कि जो कुणाल ने बयान दिया गलत किया है, लेकिन जो उसके बाद तत्पश्चात घटना हुई है उसमें भी कानून ने अपना रुख अख्तियार किया है। शिवसेना के पदाधिकारियों को रात को 3:30 बजे जाके अरेस्ट किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। अगर हमने उनको बचाया होता तो आप कह सकते थे कि हम कानून के दायरे में नहीं है। अगर उन शिव सैनिकों ने जिन्होंने तोड़फोड़ की उसको किसी ने जस्टिफाई किया होता तो आप कहते हैं कानून के दायरे में नहीं है। लॉ ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया। हम किसी ने सत्ता में बैठे हुए, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अजित पवार की दल हो, किसी ने रोका नहीं। अपराधी है तो अपराधी है, वो फिर वो शिव सैनिक है या कुणाल है या कोई है, उसका कोई मतलब नहीं। कानून के अनुसार उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, 20 लोग नामजद है, 20 लोगों का नाम नहीं है, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं। अब उसको कल मैं किसी डिबेट पे था तो कहते हैं तुरंत उसको जमानत मिल गई। अरे भाई, जमानत देना शिव सैनिक का या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का काम नहीं है। उनको प्रोड्यूस किया गया जुडिशरी के सामने, मजिस्ट्रेट ने उनकी बात को सुनी, उनकी एप्लीकेशन को देखा और उन्होंने पाया कि जमानत के लायक है। तो आप जुडिशरी को जमानत दे, उसका जिम्मेदार सरकार कैसे हो सकता है ये? और लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कानून ने अपना काम नहीं किया। उन्होंने कोई अगर कानून को तोड़ने का और हाथ में लेने का काम किया, कानून ने अपना रास्ता अख्तियार किया है और इसका कोई ये नहीं कह सकता कि हमने सरकार का दुरुपयोग किया है। सरकार और प्रशासन ने कानून के मद्देनजर कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला फिर हमारे ही दल के पदाधिकारी हो, उनको कानून के सामने लाने का काम किया। उसी तरह से हम चाहते हैं कि कुणाल ने किस गैर इरादे के साथ किन्हीं के हाथ में कठपुतली बंद करके किस समय ये आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है रिकॉर्डेड है बहुत पहले का, क्यों अभी 3 दिन पहले इसको पब्लिक डोमेन में अपलोड किया गया? क्या इसका और दिशा सलियान की, सतीश सलियान जो उनके पिता है, उसका मुंबई हाई कोर्ट के पिटीशन का कोई जोड़ है? क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए यह नहीं किया गया? तो ये सारी चीजें के तह में जाना पड़ेगा फारूकी साहब। जितना आप और हम भोले मन से इसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना ये आसान मामला है नहीं। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर, देयर इज समवन बिहाइंड इट पॉलिटिकली। और अगर कोई पॉलिटिकली हमको हिट करेगा तो हमको उसको पॉलिटिकली जवाब देना होगा। फिर हम साधुवाद नहीं कर सकते, हम सिद्धांतों की बात नहीं कर सकते। और आपसे भी मेरी विनम्रता से बात पूछना चाहता हूँ फारूकी भाई, आप तो काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपके दल ने अभी तक पब्लिक डोमेन में मैंने नहीं देखा कहीं कि कुणाल के इस हरकत का कहीं विरोध किया हो या खंडन किया हो या निंदा की हो। अगर जब तक हम लोग मिलकर के इस तरह के लोगों को डिमोरलाइज नहीं करेंगे, इस तरह के लोगों को एक तरफ नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे इनके खिलाफ, तब तक इनको सह देंगे, ये आगे बढ़ते रहेंगे। समाज के अंदर भाईचारा टूटेगा, अशांति बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों का ये समय है, ऐसे लोगों को हम लोगों को दरकिनार करना चाहिए। और मेरी यही विनती है, और आप निश्चिंत रहिए, शिवसेना भारत और भारत के संविधान और भारत के कानून के प्रति नतमस्तक है। और हम लोग एनी टाइम किसी भी रूप में लॉ जो भारत का है, कानून है, रूल ऑफ लॉ, उसको मानने के लिए कटिबद्ध है। बट व्यास जी, आदित्य ठाकरे जी का बार बार रेफरेंस आ रहा है। अभी वो एकनाथ शिंदे जी पे कल रोड स्कैम के आरोप लगाए थे, 6,800 करोड़। उसके बाद यहाँ पर लगा दिशा सालियान वाला मैटर में, मिस्टर सालियान उनके फादर है, वो चले गए सीपी से मिलने के लिए और कह रहे हैं फायर। तो व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, kindly look what is the intention behind of this Kunal Kala utterance. Why he has uploaded this video right now when it was recorded long back? See, आपको ये सारी लिंक जोड़नी पड़ेगी। जब आप एक खाली सटायर करें, खाली मजाक करें, कोई एक कॉमेडी शो करें जब तक तो ठीक है, लेकिन ये कॉमेडी शो नहीं है। ये पॉलिटिकल ताकतों के, जो हमारे विरोधी ताकतें हैं, उनके हाथ में आप खेलकर, उनका एक खिलौना बनकर हमारे को नुकसान पहुंचाने का आप इरादा कर रहे हैं। तो आपको जवाब हमको उसी तरह से देना पड़ेगा, उसी माइंडसेट से देना पड़ेगा जिस माइंडसेट से आप हमको नुकसान करने के लिए हमला कर रहे हैं। और हमले का जवाब आत्मरक्षा है। ये हमने जो वो कदम उठाया वो अपनी आत्मरक्षा में उठाया, जो भारत का संविधान और भारत का कानून हमें अलाउ करता है अपनी रक्षा करने का। हमें हमारे आत्मरक्षा हम लोग किस तरह, हमारे स्वाभिमान की रक्षा हम किस तरह से करें, वो हम लोग, लेकिन वो करते समय भी भारत के संविधान और भारत के कानून की 4 दीवारियों को हम याद रखते हैं। I'll come to आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब, द प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री, बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी, सबको यह लग रहा है कि हिस्ट्री से आपने खिलवाड़ किया है। आपने मुगल एरा को ग्लोरीफाई कर दिया है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी लेके आ रहे हैं तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। आपका कहना है कि आप मुगल हिस्ट्री को इरोड करके शिवाजी, छत्रपति और जो सैफरन है उस चीज को बढ़ावा देंगे। तो ये कहां तक? नितिन राउत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं नया एजुकेशन पॉलिसी का, इमरान मसूद जी अपोज कर रहे हैं कि एनवायरमेंट पूरा खराब कर देंगे। तो वाई अब तक
इतने साल आपने वो चीज नहीं दिखाए तो दिखाना, हिस्ट्री आपने एक तरफ से कर दिया, बीजेपी का आरोप है, अब बीजेपी वांट्स टू सेट इट राइट, वेयर इज द प्रॉब्लम? आप एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हो फारूकी साहब। नहीं सर, देखिए इस वक्त जो भी पॉलिसीज आ रही हैं उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि रिलीजन को रख के सारी बातें की जा रही हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ आए वो इस देश के हर व्यक्ति, हर इंसान के लिए आए, ना कि वो कि मुसलमान, हिंदू या किसी भी एक वर्ग से ताल्लुक़ रखता हो उसके लिए आए। आप उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ लीजिए कि वो किस तरीके से पॉलिसी बनाते हैं और उसके ऊपर उसके विचार विमर्श करते हैं। आप इससे पहले देखिए कि मुसलमानों के वक्फ बिल को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया कि ये पूरी ज़मीनें जो हैं हिंदुस्तान की वक्फ के लिए नहीं, लोगों ने अपनी पर्सनल जायदाद, हमारे एक रिलीजन का हिस्सा है कि हम दान पुण्य करें। और मुझको लगता है कि ये दूसरे धर्मों के अंदर भी है कि लोग अच्छे कॉज के लिए अपनी खुद की जो जगह है उसको दान पुण्य में दें। आज गवर्नमेंट जिस तरीके से ये पॉलिसीज़ बना रही है उससे ये फील हो रहा है कि किसी एक वर्ग के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि ये हिंदू मुसलमान ने ये हमको आपस में लड़ा के ये अपना रूल करना चाहते हैं, जो कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल। और इन सब चीज़ों से हम लोग को ऊपर उठ के बात करना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम हमारा था जिस पे आपने अभी सवाल उठाए हैं, तो मुझको लगता है कि अगर आप उसको डिटेल में जाके देखें तो ये सेफ्रोनाइजेशन का उसके अंदर आपको पूरा रंग नज़र आएगा, और जिससे आपको ये एहसास होगा कि आपका ये हिंदुस्तान जो है एक अलग रविश पे जा रहा है और वो डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो हम मिलजुल के रहने वाली सोच और समझ है उससे हम लोग अलग होके एक दूसरे से बच बचा के रहना शुरू करेंगे, जो कि आगे आने वाले दिनों के लिए बड़ा ख़राब होगा। जैसे अभी व्यास जी ने कहा आप कि हमने कोई कुणाल कामरा को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। कांग्रेस हो या उसकी सोच समझ जो है, ये हंसी मजाक वाली चीज़ों को हम उसी में लेते हैं। कांग्रेस ने तो जब सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की 2010 में जब स्टेज के ऊपर लोगों ने हंसी मजाक उड़ाई तो उस वक्त भी नहीं लिया। आप लोग ने इस मौजू को इतना सीरियस बना दिया है कि आज हिंदुस्तान का कोई भी अखबार आप उठा के देख लीजिए तो फ्रंट पेज पूरा सारा उसी से भरा हुआ है। कल साहब मैं आपको बता दूं, इसका कुछ नहीं होने वाला है। इस आदमी की टीआरपी बढ़ जाएगी, इसकी अपनी कीमत बढ़ जाएगी, ये सेलिब्रिटी हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके छोटे से छोटा अखबार देख लीजिए कि फ्रंट पेज पूरा इन्होंने भर दिया। अगर आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लेते तो इसका कुछ नहीं होता। आप लोग इसकी कानूनी कार्रवाई करते, और उसमें कांग्रेस बिलीव करता है और कोर बिलीव करता है कि आप कानूनी कार्रवाई करते। आपने मार पीट के उसको बढ़ा दिया, 2-4 दिन रहेगा, अब तो उसका वो सेलिब्रिटी हो गया साहब, जिधर जाएगा वो उसकी कीमत बढ़ गई है। तो मुझको लगता है इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझ बूझ करके कानूनी दायरे में रह के काम करना चाहिए। इसी तरीके से ये जो एजुकेशन पॉलिसी है सर, उसको भी हम लोगों को मौका देना चाहिए और हम लोग को उसको सही समझ के पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए। बाकरे साहब, they talk about, you talk about when you are trying to change the policy, CBSE आप यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं पूरे देश में। I think you want to go, व्यास जी, you want to go? I'm sorry, I am to go some other. No problem. We'll continue with Farooqi Saab and Bakre Saab. Thank you. Thank you for being on the show. Samir bhai. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bakre Saab, you are accused of trying to saffronize education system. आप मुगल एरा को टोटली बाहर निकालना चाहिए, कट आउट करना चाहता है ना। हाउ ट्रू इज दिस कांग्रेस एलिगेशन, बाकरे साहब? सर, देयर इज नो ट्रूथ इन दिस एलिगेशन, बिकॉज आप अगर हिस्ट्री देखिए तो मुगल एरा को सिर्फ ग्लोरीफाई किया गया है। जो आक्रमणकारी लोग थे, मतलब जिन्होंने अत्याचार किए, अब औरंगजेब की बात कीजिए, उन्होंने अपने खुद के पिताजी को मतलब
जेल में डाल के मारा हुआ है, भाई को मारा हुआ है, तो ऐसे लोगों को क्या हम हीरो बनाना चाहते हैं क्या? तो मुगल हिस्ट्री जो है, मुगल हिस्ट्री तो आज रहेगी ना। 1200 से लेके तो जैसे दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स और ये सब चीजें तो हिस्ट्री में रहेगी, लेकिन आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी सही रहना पड़ेगा। आपको जैसे कांग्रेस के केस में बताया गया कि एक 60-70 साल से हमको ये इतिहास पढ़ाया गया है कि सिर्फ एक पार्टी या सिर्फ एक आदमी की वजह से हमको या एक फैमिली की वजह से हमको आजादी मिली। तो हमको तो कभी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर या वीर सावरकर या लोकमान्य तिलक, इनके भी जो पराक्रम थे या इन्होंने जो भी योगदान दिया उसको डिस्प्रपोर्शनेट वे में कम किया गया। मेरा ऐसा कहना है कि जो आजादी की लड़ाई में लोग थे या जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया सबको आप दो ना। वैसे हिस्ट्री का है, इनका कहना है कि हम सेफराइजेशन करना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाह रहे। हम तो चाहते हैं कि भारत की सही हिस्ट्री, बिकॉज देखिए फारूकी साहब, आप माने या ना माने, लेकिन जो भी नेहरू सरकार में जो हिस्टोरियंस रहे हैं ये पूरे लेफ्टिस्ट लोग रहे और इन्होंने एक तरीके से हिस्ट्री लिखी है। हिस्ट्री जो लिखी है आज उन्होंने खुद को, मतलब कोई भी लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन को आप पूछो तो चिढ़ जाता है। ही इज नॉट ओपन टू क्रिटिसिज्म बिकॉज he wanted to write a history to suit a party or to suit a family. So we are not changing history, we are just correcting the things where it is wrong. ऐसे कितने हिंदू राजा है, चोला का साम्राज्य है या मतलब बाकी लोगों का, गुप्ताज है, मौर्याज है, इनके बारे में कितना पढ़ाया गया। नामबियार जी, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, तो हमको तो ये मतलब औरंगजेब और बाबर और इनके बारे में ज्यादा पढ़ाया गया। तो इस तरीके की हिस्ट्री हिंदुस्तान के इसमें नहीं है। जैसा मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा कि जो इतिहास हिंदुस्तान का रहा है, 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी था, तो इसलिए हिंदू संस्कृति या हिंदुइज्म का बहुत बड़ा रोल था, बुद्धिज्म का बहुत बड़ा रोल था। हम लोगों ने हमारा कल्चर दुनिया में एक्सपोर्ट किया, हमने पावर एक्सपोर्ट नहीं की। हिंदुइज्म कभी आक्रमणकारी नहीं रहा। आप देखिए कंबोडिया में आज भी सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, लेकिन कंबोडिया में कभी कोई हिंदू राजा ने राज नहीं किया। आज भी इंडोनेशिया की जो एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ा है। तो हम लोगों ने चाइना में बुद्धिज्म गया है, तो बुद्धिज्म और हिंदुज्म का कोई आक्रमण नहीं रहा है। और दूसरा मुगल जो जिन्होंने राज किया और जिन्होंने क्रूरता के साथ राज किया, उनके बारे में तो गलत बताना पड़ेगा ना। ये तो ऐसा हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी कोई ये नहीं कि हम चाहते कि कोई हम पॉलिटिकल इसके लिए हम बेनिफिट, हर चीज फारूकी साहब पॉलिटिक्स से मत देखिए। और आप जैसे अभिव्यक्ति की आजादी पे भी बात कर रहे हैं, तो आज के तेलंगाना आप देखिए, आप जैसे व्यक्ति है, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी इसके विपरीत काम कर रही है। देखिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने 2 जर्नलिस्ट को जेल में डाला और उनके बारे में क्या आप शब्द बोले कि मैं इनको ये मैं वो शब्द लेना भी नहीं चाहता टीवी पे। तो ऐसा है कि ऐसे टाइप से आपकी पार्टी डील करती है और इमरजेंसी लगाने वाली आपकी पार्टी है। तो उसके कई उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू ने कितने किताबें बैन की, कितने लोगों को जेल में डाला क्योंकि उनको म्यूजिक पसंद नहीं आया या किताब पसंद नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण है कांग्रेस पार्टी में। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप जैसे लोग जो कांग्रेस में है, इन्होंने ज्यादा प्रोमिनेंटली आना चाहिए, क्योंकि जो आपकी पार्टी का जो चेहरा है वो एक गलत तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग कुणाल कामरा जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कुणाल कामरा कोई, आपने बोला वो हीरो बन गया, मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ा विलन है वो आज हिंदुस्तान का। उसको टीआरपी मिले है, ये ऐसे कोई ओसामा बिन लादेन का अगर नाम दुनिया में हुआ तो उसको कोई टीआरपी नहीं मिली है, उसका नाम बदनाम हुआ है। तो कुणाल कामरा जो है ये एक गंदी सोच रिप्रेजेंट करता था जो समाज में लड़ाता है। अब मुझे सही में बताइए कि व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेइंग थिंग्स ऑन एकनाथ शिंदे जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही हैज वन अ मैंडेट अलोंग विद द महायुति। एक हैंडसम मैंडेट मिला हुआ है। गद्दार गद्दार करके आप उद्धव ठाकरे चिल्ला रहे थे और वो जनता के पास गए तो जनता ने उनको नकारा है। सो पीपल्स कोर्ट इज सुप्रीम। सो इनका कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना। अब ये देश को कंगाल बोल रहे हैं। अब 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई और क्या मतलब, मुझे तो ऐसा दया आती है इस आदमी की बुद्धि पे भी कि किस तरीके की बात कर रहा है। जब विकसित भारत हो रहा है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रोड हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्राम सड़क बन रही है, सबसे ज्यादा लोगों को जनधन योजना मिल रही है, सबको मुद्रा लोन मिल रहा है, तो ये क्या कंगाल होने की स्थिति है क्या? तो कंगाल तो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में कर रही है। कंगाल तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं जब चेयर पे बैठा तब मुझे पता चला कि सरकार के पास पैसे नहीं है। अरे किस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं? आपके हिमाचल में सैलरीज टाइम पे नहीं हो रही है, आपकी गारंटी कर्नाटक में पूरी नहीं हो रही। तो कंगाल बोलना, ये देश के प्रति एक, मतलब मैं तो देश का अपमान मानता हूँ। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। अगर देश के बारे में कोई इस तरीके से गंदे, ठीक है, जब हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट था, आईएमएफ का रिपोर्ट था, हम फ्रेजाइल 5 में थे।
लेकिन आज अगर हम टॉप 5 में है तो ये मोदी जी के नेतृत्व को आप क्रेडिट दीजिए। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो कार्यकाल था, जो सेकंड उनका था, उसमें कई करप्शन के स्कैंडल हुए, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन एज अ सीए और एज अ इकोनॉमिक पर्सन आई विल क्रेडिट हिम फॉर द 1991 बजट। सो आज हिंदुस्तान में जो प्रोग्रेस हुआ है उसमें मनमोहन सिंह जी का भी बहुत बड़ा रोल है 1991 का। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप किसी गलत आदमी को जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अपोज बीजेपी तो आप कुणाल कामरा को सपोर्ट करेंगे, आप ओवैसी को सपोर्ट करेंगे, आप किसको सपोर्ट करेंगे? आपके इमरान मसूद जाके वक्त के बारे में क्या बोल रहे हैं? और उसमें कमेंट कीजिए बिकॉज फारूकी साहब टॉक्ड अबाउट वक्फ रिफॉर्म्स, ही सेड वक्फ रिफॉर्म्स इज एंटी मुस्लिम, जिस प्रकार से मैंने फारूकी साहब को समझा जो अभी बात की है। देखिए सर, वक्फ रिफॉर्म्स जो है मैं आपको बोलना चाहूंगा उसमें एक ही जो इन्होंने 2013 में अमेंडमेंट किया था। आप फारूकी साहब को पूछिए कि 2013 में क्या अमेंडमेंट हुआ था। सेक्शन 40 उन्होंने जो लाया, वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स दी गई। मैं आपको एक मतलब इट इज नॉट कंपेरेबल बट आई विल शो यू द आयरनी। ये बोलते हैं कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, इट शुड मेंटेन द स्टेटस को ऑफ 1947, और ये बोल रहे हैं वक्फ एक्ट पे अमेंडमेंट लाके 200 साल पुरानी लोगों की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। फारूकी साहब, आपकी जो इंफॉर्मेशन है 50% ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज लातूर में किसानों को इन्होंने नोटिस दिया था 150 साल पहले, उनकी 10-10 पीढ़ियां इसमें खेती कर रही है, और आप ये किस तरीका वक्फ कानून है जो आज देश के इसमें ऊपर हो गया। आप जैसे गरीब मुसलमानों के लिए जो होना चाहिए, आपको पता है वक्फ बोर्ड का साल का इनकम कितना है? वो 120 करोड़ है सिर्फ, जबकि 12,000 करोड़ होना चाहिए। ये कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी हड़प के इसका अपना पर्सनल ये बना दिया है इसका। तो इसमें वक्फ कानून का अपोज करने का जो एक टॉप लीडरशिप है मुस्लिम समाज में, ये मुस्लिम समाज को ही गुमराह कर रही है। मोदी साहब क्या कर रहे हैं, उसमें महिलाओं को ला रहे हैं, उसमें गरीब लोगों को ला रहे हैं। और आपको जो, अगर आपकी कोई लैंड ही नहीं है और कोई भी कानून में आप देखिए, कानून में कलेक्टर एक अथॉरिटी हुआ है, रेवेन्यू का कोई भी कानून आप पढ़ के देखिए, इसमें कोई कलेक्टर अथॉरिटी नहीं था। डायरेक्ट ये ट्राइब्यूनल डिसाइड करते थे कि जमीन हमारी हो गई, आज से जमीन हमारी हो गई। अरे पूरे गांव, जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले के जो गांव है उस पे भी वक्फ का बोर्ड का क्लेम है, दो तमिलनाडु के कुछ गांव में। तो फारूकी साहब, आप भी, यू आर अ सेंसिबल पर्सन, द वक्फ एक्ट अमेंडमेंट्स आर नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज जस्ट करेक्टिंग द एनोमलीज। और जो चीज अगर किसी ने सरकार की प्रॉपर्टी हड़प की तो वापस करना पड़ेगा ना। और आप सर्वे करके देखिए वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट की प्रॉपर्टीज का सर्वे करके देखिए, ये गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। कुछ चंद मुसलमानों ने पूरे प्रॉपर्टी पे इंक्रोच करके अपनी शॉप्स को भाड़े पे दिया है, अपना ये किया। तो आप ये इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड बिकॉज दे वांट टू अब डिजिटाइज करना है वक्फ बोर्ड को, अपने प्रॉपर्टीज को डिजिटाइज करना। अरे इसमें गलत क्या है? पूरा डिजिटल इंडिया हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? Why you are against transparency? Why you are not open to scrutiny? आप जब चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड रहे तो वक्फ बोर्ड एक तरीके से होगा, संविधान के तरीके से होगा। मनमानी नहीं होगी ना कि हमको जो लगा भाई प्रॉपर्टी हमारी है, आपको ना, आपको प्रूफ देना है, सामने वाले को प्रूफ देना है कि वो प्रॉपर्टी उसकी कैसी है। अरे देर इज ऑलवेज अ लीगल प्रोसेस टू बी फॉलोड। और वक्फ एक्ट इज, देर आर हंड्रेड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स अगेंस्ट दिस वक्फ कानून। तो सरकार is duty bound to bring the amendments and I hope that these amendments are passed। और जो मुस्लिम समाज को हर चीज में गुमराह करते हैं कुछ लोग, मैं कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ कि मुस्लिम समाज को गुमराह करके बीजेपी का डर दिखाते हैं कि भाई ये हिंदू की पार्टी है, इन्होंने बीजेपी ने क्या गलत किया, बीजेपी ने हिंदू। अब आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट था, सबसे ज्यादा मुसलमान की हालत तो गुजरात में अच्छी थी, आपके जहां राज चल रहा था वो सबसे खराब थी। तो आप देखिए कि गलत historical corrections, and Waqf board is not against Muslim amendments. It is for the benefit of Muslims and every Indian. फारूकी साहब, ये बार बार बीजेपी आप पे आरोप लगाते, कांग्रेस पे आरोप लगाते, ये अपीसमेंट में हम बहुत चले गए। अपीसमेंट, आर्टिकल 370 अपीसमेंट है, आप विरोध कर रहे हो। राम मंदिर आपने विरोध, शाह बानो आपने फेवर किया, और शाह बानो वाला मैटर में भी बहुत महाकुंभ, अभी वक्फ रिफॉर्म्स के। तो वाई ये अपीसमेंट का एक बहुत बड़ा क्लाउड आपके सर पर घूम रहा है? हाउ डू यू सी दैट अपीसमेंट का चार्ज है फारूकी साहब? मैं मुझे जाना भी है, इसलिए वक्फ वाले मैटर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समीर साहब को भी बुलाइए और एक पूरा सेशन रखिए। ये इनके बोल देने से और मेरे दो बातें कर देने से
वफ़ का मामला नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझा सकता हूँ वफ़ के ऊपर, कि वफ़ की लैंड जो है वो पर्सनल लोगों ने अपनी वफ़ दी, मतलब दान पुण्य की हुई है, ऐसे ही जैसे हिंदू धर्म में भी दान पुण्य करते हैं। और वो इतनी ज़्यादा दान पुण्य की हुई थी कि उसके लिए गवर्नमेंट को एक अलग से एक्ट बनाना पड़ा और उसके ऊपर तंजीमें बनाई, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसका इनको बहुत खेद है। ये ज़मीनें दान पुण्य की हुई हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हो, आप उसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहते हैं और उसको अलग तरीके से हड़प कर देना चाहते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसके अंदर खामियां होंगी, गलतियां होंगी, ऊंच नीच होगी, उसके लोगों के ओनरशिप के मुख्तलिफ गड़बड़ होगी, लेकिन वो एक बार दान पुण्य की हुई चीज़ है सर, आप उसको गलत मत करिए। और उसके बाकायदा डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो ये जितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अंदर हैं वो दान पुण्य की हुई प्रॉपर्टीज सर है। सरकारी जमीनों पे भी वक्फ बोर्ड का अधिकार उन्होंने ये भाई किया जो हुआ है। अगर गलत है आप उसको चेक कर लीजिए, तो वही तो लेकिन आप गलत को सुधार रहे पूरे ना। बोर्ड को चेंज करके उसके ऊपर इल्जाम लगा के, आपको अंदाजा है सर, आप मुगल के ऊपर शुरू हो गए। मुगलों से पहले कितनी पीढ़ियों ने और कितने अलग अलग मुस्लिम हुकूमतें थी, आपको आज अंदाजा है? कितने 100 सालों से वो हुकूमतें करते चले आ रही हैं। और अगर मुगलों की थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री आपको समझ में आती हो, इन्होंने तो आके यहाँ राजपाट किया, इन्होंने कोई इस्लाम और हिंदू वो धर्म नहीं किया है सर। और उन्होंने अपनी ज़ात से इस हिंदुस्तान को बनाया है, कुछ दिया है, उन्होंने इसको अपना देश मान लिया था सर। उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को उजागर करने वाले ये मुगल्स हैं। ख़ास तौर से अकबर को आप ले लीजिए, उनको पढ़िए कि किस तरीके से सेकुलरिज्म तरीके से और देश को एकजा किया है। आपका ये अखंड भारत आप करते हैं, कब अखंड भारत था सर? इन्होंने इसको जोड़ के कितना बड़ा किया है। आप भूल गए कि हम लोग को लड़ाने वाले सारे अंग्रेज हैं, उनका तो नाम आप कभी नहीं लेते। और आप जो है मुगल और दूसरे हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ के, जो हमारी इतनी मजबूत शाख है, जिसको आपके और हमारे बाप दादाओं ने एक होके लड़ के इनसे हासिल की, और आज जो है आप उसी को बिगाड़ना चाहते हैं। फारूकी साहब, बात यह है कि उनका कहना है कि फिर से हिस्ट्री पढ़िए। अकबर तक ठीक है, मगर औरंगजेब का महिमा नहीं पढ़े अगर आप पढ़ते सर, तो मैं आपको ये बोलूं कि जो गलत लोगों के बारे में हिस्ट्री में लिखा है, देखिए मुगल साम्राज्य था, ये डिनाई नहीं कर सकते। आप देखिए मराठा जब साम्राज्य हुआ, बोलना चाहते हैं कि औरंगजेब की वहां से लाश को ले जाके आपकी कौन सी जीडीपी बढ़ने और घटने वाली है सर? उससे क्या देश का यहाँ पे विकास होने वाला है? आपने पूरी जनता को उसके पीछे लगा दिया। आपको मालूम है ये सीधी सादी जनता है, ये रिलीजन के पीछे चले जाएगी। फारूकी साहब जैसा आप बोल रहे हैं, अगर किसी के इतने जो भी नुपुर शर्मा का एपिसोड हुआ, इसमें कितने लोगों की जान गई सर, तन से जुदा केस में, तो उससे कौन से जीडीपी में ग्रोथ हुई सर? देखिए सर, जो वायलेंस है आप कंडेम नहीं करोगे। देखो बोलिए, ये सब बहुत ही तकलीफ दे है। मुझको लगता है जितनी तकलीफ मुझको होती है आपको भी होना चाहिए कि इस होती है सर। हम तो स्टैंड लेते हैं, पार्टी की तरफ से स्टैंड लेते हैं, हम तो स्टैंड लेते हैं, लेकिन आपको भी इमरान मसूद जैसे लीडर्स के अगेंस्ट बोलना चाहिए। भाई हमने कहा ना कि कानून बना हुआ है, आप अपने हाथ में कानून क्यों ले लेते हैं? वही तो हम आपको बोलना चाहते हैं। आप क्यों अपने हाथ में कानून ले लेते हैं कि तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, घर गिरा देते हैं? उसके कानून अभी जैसा नागपुर में हुआ, तो कानून का कौन सा मतलब, कैसे दंगाइयों ने अपने कानून हाथ में, क्या पुलिस उनके लिए हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकती सर? यहाँ हिंदू के जो मकान थे, महाल में जो एरिया है, उसमें टेरराइज किया गया। ठीक है, तो आप पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, आप करिए। नहीं, पुलिस स्टेट नहीं, अगर दंगे करेंगे सर तो पुलिस तो रिएक्ट करेगी ना, और समाज पूरा रिएक्ट करेगा। इस तरीके से थोड़ी देश चलेगा ना। देश तो कानून से चलेगा, कानून को किसी भी देश तो कानून से चलेगा ना, देश तो कानून से चलेगा, और कानून के हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। अगर दंगा करेंगे आप तो एक्शन जरूर कानून से लीजिए, आप अपने हाथ में कानून मत लीजिए सर। हमने कहा हमने तो कोई भी चीज नहीं की, पुलिस एक्शन कर रही है। 4 डीसीपी के ऊपर पत्थर चला है,
महिला पुलिस के साथ अत्याचार किए। तो ये किस तरीके की दंगाइयों की मानसिकता है, और कांग्रेस पार्टी ना उसके सामने, महाराष्ट्र की कांग्रेस ने उस पे एक सर शब्द नहीं 300 बोला है, 400 साल से एक एक शब्द बॉडी नहीं बोला अंदर है। पड़ी हुई थी, आपने उसको आगे आग लगा दी, पूरी सीधी सादी जनता को उसके पीछे लगा दी। अरे अब सीधी बोले सादी अब तो यहाँ सर, आप नागपुर से ले रूमर जाइए, फैला के अब दंगे अहमदाबाद कराए से गए हैं, उठाइए, ना अब कोई वेरिफिकेशन औरंगाबाद से हुआ, उसको निकाल गलत के रूमर लेके फैला और जाइए। दंगा कराए अरे गए। आप उससे क्या आपकी जीडीपी और आपका देश का भला होने वाला है सर? किसको सर नौकरी सर मिलने वाली है, किसका सर उसका? आपके जो कन्हैया कुमार है, इमरान मसूद है, वो इतनी गंदी बातें बोलते हैं नरेंद्र नहीं मोदी नहीं, जी के लिए, उससे कौन सा वो तो जीडीपी सर, बढ़ने वाला है सर? अगर बोटी बोटी अगर करने की आपको बात कर जवाब रहे हैं देने इमरान वाला मसूद। अगर इतना भी नहीं रहेगा तो आप तो ऐसे ही करके चले जाएंगे। आप अपने करतूतों को देख लीजिए, आप उसको बंद कीजिए, और मेरे भैया, ख्याल से जनता इसमें ने न हमारे सिर्फ हमारे हमारा ऊपर भला है, विश्वास रखा आपका है, और पूरे देश जनता का भला हमको है। विश्वास करके चुनाव जिता रही है। प्रदीप जी, मैं आपके नेता मुझको राहुल देर हो गांधी रही जी है, 100 अगर आप चुनाव हार इजाजत चुके दें हैं, तो तो मैं जनता की आपसे अदालत इजाजत में दूं। फैसला हो रहा है। जनता Thank की इस अदालत में वादे के साथ हमेशा की तरह कि हम फैसला लोग होगा। कानून अपना हाथ में नहीं लेंगे, हम Thank लोग you. कानून से सारी Thank you. लड़ाई Thank लड़ेंगे। you, Samir Bakre Saab. Thank you, Asif Faruqi Saab. It has been a fine you, and sir. fantastic Thank you. discussion. Thank you. Thank you. Very, very well informed discussion. Very, very Thank you, sir. highly intellectual discussion. Thank you Thank so you much very for much. being on the show. Thank you Thank so you. much. Thank you. Dhanyavad. As we always end with a preamble to the Constitution which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. And we talk about equality, talk about equality before the law and equal protection of rights. When we talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief, and the right to life, liberty, and pursuit of happiness. When we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, the fastest growing channel, you need to hit the icon button, the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And as we say, it's a fundamental duty of all political parties to come together to preserve and protect the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are protected, the Constitution survives. The Constitution survives, the Republic survives, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.